तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिस्टोरियोग्राफी के इस सेशन में कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी को बेसिकली हम न्यू लिबरल स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। बेसिकली क्या चीज़ है कि ये आज हम इसके बारे में जो चीज़ें पढ़ेंगे, पहले तो इसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके ये कैसे इसका इमर्ज होता है, कैसे ये इवॉल्व होती है ये स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, इसमें कौन कौन से स्कॉलर्स के मेजर वर्क्स हैं, यानी कि किन किन हिस्टोरियंस के नाम आते हैं इसमें, इसके इंटरप्रिटेशंस के, यानी कि हिस्टोरिकल इवेंट्स को इंटरप्रेट करने के इसकी फीचर्स क्या है, और सेप्टिसिज्म इसमें क्या है, और इसका डिक्लाइन कैसे होता है, और फिर इसका हम इवेलुएट करेंगे कि आखिर किस हद तक ये सही जा रहा है और सही नहीं। तो सबसे पहले इसके नॉमेनक्लेचर पे आते हैं। तो द कैम्ब्रिज स्कूल इज़ द नेम गिवन टू ए ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन इन कैम्ब्रिज who reinterpreted the Indian politics in the age of nationalism. जाहिर सी बात है, they did not think that there was any fundamental contradiction between imperialism and nationalism. उनका ये मानना था कि जो राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद है उसके बीच में कोई मौलिक मतभेद नहीं था। In their opinion, local interest and factional rivalries were prominent feature of the history of Indian nationalism. इनके हिसाब से बात ऐसी थी कि जो लोकल स्तर पे जो लोकल लोगों के इंटरेस्ट थे और उनके बीच में जो आपसी झगड़े थे, वो सब भारतीय राष्ट्रवाद की खासियत थी। If Indian nationalism emerged despite such localized rivalries, this happened because the British authorities simultaneously centralized the government and introduced representation in the course of the late 19th and early 20th century. कुल मिला के इनके कहने का मतलब है कि अगर भारतीय राष्ट्रवाद किसी कारण से एक हो पाया तो अंग्रेजों की वजह से, क्योंकि उन्होंने सब चीज़ों को केंद्रीकृत कर दिया था। कुल मिला के कहना चाहते हैं कि भारतीयों को जो अंदर जो राष्ट्रवाद जागा है वो अंग्रेज़ों की देन है। ये इनका इंटरप्रिटेशंस है। तो अगर मैं बात कहूँ तो यहाँ से साफ जाहिर होता है कि इनकी जो आइडियोलॉजी थी या फिर इनके स्कूल ऑफ थॉट प्रोसेस था इनका, वो इसे साफ जाहिर करते थे कि वो हम इस स्कूल ऑफ हिस्टोरियोलॉजी को हम नियो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी के लाइन पे ही अपने आप को प्लेस करते हैं, बस थोड़ा सा माइन्यूट सा अंतर से। आखिरकार ये है तो इंग्लैंड की ही एक स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। अब इसके बैकग्राउंड पे आते हैं। तो अर्लियर टू हिस्टोरियोग्राफिकल स्कूल हैड इमर्ज्ड इन 1960s. One favored the Marxist view and the other advanced the elite theory of West. It was out of the latter camp that the Cambridge School emerged in 1973. To understand the tenets of Cambridge required knowledge of earlier debates in 1960. मतलब ये है कि आपको जैसा कि पता होगा कि इतिहास में एक घटना होती है जिसे हम कहते हैं कोल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक टाइम आता है ऐसा जिसमें कि दुनिया, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के बाद एक ऐसा दुनिया हम देखते हैं जिसमें दुनिया दो हिस्सों में, दो धड़ों में बढ़ जाती है। एक होता है सोशलिस्ट ग्रुप जिसे लीड कर रहा है यूएसएसआर, और दूसरा है वेस्ट जिसे यूएस लीड कर रहा है। पहले तो मतलब ब्रिटेन था, फिर अब यूएस हो, क्योंकि 1956 के जो स्विस कैनाल क्राइसिस हुआ था उसके बाद तो यूके की पावर तो कम ही हो गई थी, तो उसकी जगह यूएस ले लिया। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि 1970 आते आते दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई थी, यानी कि वेस्ट की कैपिटलिस्ट थ्योरी और ईस्ट की सोशलिस्ट। ईस्टर्न और वेस्टर्न ब्लॉक में दुनिया पूरी तरह से बढ़ चुकी थी। इसी चीज़ को इसी आइडियोलॉजी के मतलब इसी वॉर जो कोल्ड वॉर थी उसके अंदर दो आइडियोलॉजी हमें देखने को मिलती है।
जिससे कि पहली आइडियोलॉजी ऑफ हिस्टोरियोग्राफी को हम कहते हैं मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, जिसे कहीं ना कहीं यूएसएसआर सपोर्ट करता था। और दूसरी थी ये कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि राइट विंग भी है, लेकिन राइट विंग उनके सेंस में है कि ये वेस्ट के सेंस में है ये, और ये वेस्ट को सही मतलब कैंप में दर्शाता है, और मार्क्सिस्टों को या फिर बाकियों को गलत तरीके से दर्शाता है। तो ये तो इसका बैकग्राउंड गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द इनर मोस्ट स्प्रिंग ऑफ द मैकेनिक्स ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स इन ब्रिटिश इंडिया इन लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी। यही सबसे बड़ा डिबेट का सवाल था कि आखिर जो आखिर के 19वीं सदी के आखिर के दशक जो थे और फिर उसके 20वीं सदी के शुरुआती जो दशक रहे हैं, उसमें भारतीय राजनीति में क्या कैसे कैसे भारतीय राजनीति चली है और कैसे भारत में राष्ट्रवाद उभरा है। Was it economics that drove politics, or was it the institutional opportunity offered by British English education, political representation and other institutional innovation of British? तो जो मार्क्सिस्ट थे, दे इंक्लाइन टूवर्ड्स द फर्स्ट आंसर कि इकोनॉमिक फैक्टर ज़्यादा रोल प्ले करता था, और जाहिर सी बात है कि इकोनॉमिक फैक्टर मार्क्सिस्टों के लिए एक बहुत ही बड़ा टेनेंट्स रहा है। दूसरा तो इसका अगेंस्ट में जो इंग्लिश को सपोर्ट करने वाले थे यानी कैम्ब्रिज वाले, वो दूसरे पे जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन जो इस समय आता है और जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है कि टेरिटोरियल यूनिट इन विच पॉलिटिकल चेंज इन द सब कॉन्टिनेंट वॉज टू बी स्टडीड, वॉज इट द नेशन एज अ होल और वॉज इट द रीजन, कि क्या एक पूरे राष्ट्र में था या पूरे सिर्फ एक छोटे छोटे इलाकों में। द मार्क्सिस्ट एनालाइज द प्रॉब्लम अगेंस्ट द नेशनल कैनवास, बट द इलाइट थ्योरीज क्लेम दैट द रीजन वॉज द ट्रू लोकस ऑफ चेंज इन ब्रिटिश इंडिया। तो मार्क्सिस्ट पूरे राष्ट्र को राष्ट्र को एक कैनवास के तौर पे देखते थे और बताते थे कि कोई भी चेंज जो होता था वो एक पूरे राष्ट्र को प्रभावित करता था, जबकि ये कैम्ब्रिज वाले कहते थे कि नहीं, छोटे छोटे इलाकों में ये सब मामला था। और तीसरा महत्वपूर्ण डिबेट ये था कि नेचर ऑफ अ सोशल ग्रुप ऑन विच दे शुड फोकस, शुड दे फोकस अपॉन द क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट और अपॉन द should they focus upon the class conflict or upon an English educated elite and conflict between various castes and communities competing for the rewards of English education political representation। जाहिर सी बात है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जो है क्लास कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर गए थे और इलाइट थ्योरीज जो थे कास्ट कम्युनिटी बेस्ड पे थे। तो इस तरीके की चीज़ें हमें यहाँ पे कैम्ब्रिज स्कूल मतलब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और चूँकि कैम्ब्रिज स्कूल जो है वो एक वेस्ट के था, तो जो भी पोजीशन जो भी स्टैंडिंग मार्क्सिस्ट लेने वाले थे उनके अगेंस्ट में ही कैम्ब्रिज स्कूल वालों के हमें देखने को स्टैंड देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहला काम हमें देखने को मिलता है कि डी.ए. लॉव नाम के एक स्कॉलर थे। इन्होंने 1968 में एक काम किया है और उसका नाम है साउंडिंग्स इन द मॉडर्न साउथ एशियन हिस्ट्री। इसके अलावा दूसरा काम हमें देखने को मिलता है J.H. ब्रूमफील्ड, और इन्होंने कहा था इलाइट कॉन्फ्लिक्ट इन प्लूरल सोसाइटी 20th सेंचुरी इन बंगाल। इसके अलावा अनिल सील की जो किताब है द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, कॉम्पिटिशन एंड कोलेबोरेशन इन द लेटर 19th सेंचुरी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं कि ये सारी कुछ अर्ली कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड कुछ काम हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं। जाहिर सी बात है कि इन कामों में वही चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड किया गया होगा जो पहले कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी करती थी।
तो अब जरा इनके इंटरप्रिटेशंस पे आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन मोटिव फोर्स बिहाइंड मॉडर्न पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग नेशनलिस्टिक पॉलिटिक्स वाज नॉट इकोनॉमिक चेंज बट ऑन कंट्रोरी द इंस्टीट्यूशनल इंट्रोडक्शन इनोवेशन इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश। तो इनका पहला तर्क ये था कि जो भारत में जो पॉलिटिक्स होती थी उस समय, भारत में जो पॉलिटिक्स इस समय हो रही थी वो इकोनॉमिक चेंज की वजह से नहीं बल्कि जो अंग्रेज़ों ने इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन लाए थे उसकी वजह से हो रही थी। अनिल सील emphasized the institutional opportunity offered by the English education, especially the new jobs available in the subordinate civil services and modern profession of law, western medicine, journalism and teaching। तो कुल मिला के कहने का ये वेस्ट की बढ़ाई कर रहे थे, मतलब ब्रिटिश इंग्लिश कंपनी की या फिर ब्रिटिश राज की बढ़ाई कर रहे थे और कह रहे थे कि अंग्रेज़ों की वजह से यहाँ पे राष्ट्रवाद आया है। फिर जॉन ब्रूमफील्ड का मानना था कि जॉन ब्रूमफील्ड फॉर हिज पार्ट dwelt on the institutional opportunities offered to growing band of politicians by the new constitutional structure of election and representative in the changing system of government। तो ये चीज़ें थी। सेकेंडली द इंटरप्रिटेशन फोकस्ड अपॉन द रीजन एज अगेंस्ट द नेशन। तो जैसा मैंने बताया था कि ये जो है छोटे छोटे ब्लॉक्स में या इलाकों को फोकस में लेते थे बजाय पूरे राष्ट्र को देखने के। तो ये सारी चीज़ें। और थर्डली द इंटरप्रिटेशन फोकस ऑन नॉट अपॉन क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट बट ऑन फॉर्मेशन ऑफ एन इंग्लिश एजुकेटेड एलाइट and upon the rivalries within each region between contending castes and communities for securing offered for education and legislative processes, legislative representations। तो ये इनकी ओपिनियन थी। अब इसके इमरजेंस के बारे में बात करते हैं। तो अनिल सील whose thesis at Cambridge was supervised by John Gallagher published under the title of Emergence of Indian Nationalism 1968। यहाँ पे अनिल सील का हमें काफ़ी ज़्यादा काम शुरुआत से अनिल सील का नाम आता है। इसके बाद जो दूसरा काम इनका है कैम्ब्रिज स्कूल में वो है जूडिथ ब्राउन का, और इन्होंने लिखा है गांधीज राइज टू पावर। इनके हिसाब से बात करें तो द इंग्लिश एजुकेटेड नेशनलिस्ट इलाइट वॉज द ओरिजिनली द हाई कास्ट माइनॉरिटी ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, एंड द पॉलिटिक्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट एंड रीजन वॉज ऑल्सो माइनॉरिटीज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इस इंग्लिश एजुकेटेड नेशनलिज्म। तो आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? यानी कि ये कह रहे हैं कि जो इंग्लिश एजुकेटेड नेशनलिस्ट इलाइट थे, यानी कि संभ्रांत वर्ग के जो पढ़े लिखे लोग थे वो बंगाल के हाई कास्ट माइनॉरिटी थे, जबकि बंगाल भी बंगाल, बम्बई, मद्रास के हाई कास्ट माइनॉरिटी थे। और जो ये लोग थे पॉलिटिक्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट एंड रीजन वाज आल्सो अ माइनॉरिटीज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंग्लिश एजुकेटेड। और जो यहाँ पे बैकवर्ड कास्ट की और रीजन की जो माइनॉरिटी थी उनके जो प्रोटेस्ट होते थे वो इन्हीं के खिलाफ होते थे। सब्सिक्वेंटली हाउएवर जॉन गैलगर and Anil Seal and yet another batch of their students radically modified their stand, and the Cambridge School was the product of this modified standpoint. John Gallagher, together with Ronald Robinson, had earlier written a book titled Africa and the Victorians, which had made a critical impact on imperial studies in 1960s। तो कुल मिला के इनका जो फोकस था, ये कहने का मतलब ये था कि जो imperial स्टडीज़ के ऊपर इनका अच्छा काम था। Briefly, Gallagher and Robinson had argued that imperialism was not the product of new economic forces in Europe but was induced by the political collapse caused by indigenous processes in Asia and Africa। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि यूरोप में जो चीज़ें नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हो रहे थे उससे इनका कोई लेना देना नहीं है, जब बल्कि जो एशिया और अफ्रीका की जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कोलैप्स कर रही थी उससे इनका मतलब होता है।
उससे इम्पेरियलिज्म ओरिजिनेट होता है। आगे ये अपने बात में ये कहते हैं कि इम्पेरियलिज्म को जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था नेटिव सोसाइटी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, वो उसे मजबूरी में उसे आगे बढ़ के लेना पड़ा। Anil Sil, as a brilliant young pupil of Galghar, had also dwelt on the political rivalries with Indian societies. तो वो भारतीय समाज के अंदर जितने भी राइवलरीज थी, जो कि मतलब एक तरीके से लोगों के अंदर चल रही थी, उसको भी ये काफ़ी हद तक निकालने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक तरह से बाल का खाल निकालते हैं। फिर इसके अलावा एक और बंदे का नाम आता है जॉर्डन जॉनसन, और इन्होंने लिखा था मॉडर्न एशियन स्टडीज़। ये भी अनिल सील के स्टूडेंट थे, और ये महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के ऊपर इनका काफ़ी ज़्यादा हमें काम देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें हमें कुछ यहाँ पे समझने को मिलती है कि जो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी है वो बहुत हद तक ओल्ड कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी की लाइन को ही कवर करता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से मेजर काम हमें देखने को मिलते हैं। रॉबिन्सन और गैलघर का जो काम है अफ्रीका एंड विक्टोरियंस, और सील का फिर इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये तो 1960s में ही है, लेकिन कैम्ब्रिज स्कूल अराउंड इट्स ओनली इन 1970s विथ लोकेलिटी एंड प्रोविंस एंड नेशन। तो ये 1970s में इसका उद्भव होता है। अनिल सील की ही किताब है लोकेलिटी, प्रोविंस एंड नेशन, ये जो किताब है अनिल सील की ही है। और जॉर्डन जॉनसन के प्रोविंशियल पॉलिटिक्स एंड इंडियन नेशनलिज्म, बॉम्बे एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1890 to 1905। फिर इसके अलावा एक तीसरे राइटर हैं C.A. बेली, इनकी किताब का नाम है द लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इलाहाबाद 1880 to 1920। फिर D.A. वॉशब्रुक का नाम आता है द इमरजेंस ऑफ प्रोविंशियल पॉलिटिक्स, मद्रास प्रेसिडेंसी। C.J. बेकर हैं, ये कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ साउथ इंडिया 1920 to 37। B.R. टॉमिल्सन की किताब है द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द राज 1929 to 42। और तो इस तरीके का काम हमें देखने को मिलता है। तो these books may have differed in their tone and emphasis to some extent, but they share the number of common features. Collectively, they constituted the Cambridge School. Some Cambridge theses which Anil Seal supervised around the same time did not share the same feature. For instance, Mushir ul Hasan's Nationalism and Communal Politics in India 1916 to 28 and Rajat Kant Ray's Social Conflict and Political Unrest in Bengal 1875 to 1927 did not share the emphasis on power play, but on contrary dwelt on ideological and economic factors. कहने का मतलब ये है कि आपस में ही इनके कुछ मत के नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ इनके कॉमन फीचर्स के वजह से एक अपना काम करते जा रहे थे। ठीक है, और कुल मिला के इनका जो मानना था कि what distinguished the historian of the Cambridge School was their focus upon the search for power and factions. They pushed their inquiry down from the nation viewed as a whole by Marxist and region regarded separately by the elite theorists to locality and in the locality. तो ये जैसे कि मार्क्सिस्ट जो होते थे वो पूरे एरिया के मतलब पूरे एरिया को फोकस में करके, पूरे राष्ट्र को फोकस में करके एक लाते थे, लेकिन ये जो थे ये जो लोग होते थे कैम्ब्रिज वाले, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स के हिसाब से अपने स्टडी को कंटिन्यू करते थे। फिर फीचर्स ऑफ द कैम्ब्रिज इंटरप्रिटेशंस, अब इसके कुछ फीचर्स पे हम आते हैं। तो पहला फीचर ये है कि द कैम्ब्रिज इंटरप्रिटेशन बिगिन विथ लोकेलिटी विद द कनेक्शन इन ईच लोकेलिटी। मतलब जितने भी स्कॉलर्स हैं वो अपने विभिन्न क्षेत्र के लोकेलिटी को ध्यान में रखते हुए उसकी स्टडी करते हैं, यानी कि वो पूरे राष्ट्र को देख के स्टडी नहीं करते हैं।
तो ये एक खास चीज़ है, पहली चीज़ ये है, पहली खासियत ये है। दूसरा हमें जो देखने को मिलता है कि जो मतलब जैसे एक एग्जांपल देते हैं सीए वैली की, जो मिड 19th सेंचुरी की पॉलिटिक्स इन इलाहाबाद टाउन लोकल पॉलिटिक्स, इस पे जो इनका काम है उसमें वो बताते हैं द टाउन वाज डोमिनेटेड बाय कमर्शियल मैग्नेट हु लोकली एंजॉयड द स्टेटस ऑफ राइज और नोबल्स. He found it useful to describe the various group of clientages of commercial connections. तो ये सारी चीज़ें हमें इनके काम में देखती है. उसी तरह से गॉर्डन जॉनसन की जो किताब है उनकी बॉम्बे पॉलिटिक्स के ऊपर ये काम देखती है. अनिल सिल का जो फोकस रहता है लोकेलिटी प्रोविंस एंड नेशंस, इस पे ज़्यादा काम रहता है. तो वो ये जो है जगह जगह को अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग चैप्टर में उसको डिस्कस करते हैं, बजाय कि एक राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए. यहाँ पे वो बताते हैं लोकल राइवलरीज वर सेल्डम मार्क्ड बाय द अलायंस ऑफ द लैंडलॉर्ड विथ लैंडलॉर्ड एंड एजुकेटेड विथ एजुकेटेड, मुस्लिम्स विथ मुस्लिम, ब्राह्मण विथ ब्राह्मण. और मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अपने जो भी इनकी स्टडीज़ थी वो एक पंथ से लेकर दूसरे पंथ के बीच में एक कनेक्शंस को लेकर है. According to the Cambridge interpretation, the root of politics lay in localities, district, municipality, villages, towns. इस तरीके की चीज़ों से वो अपने आप को अपने इस थ्योरी में बताते थे. But things began to change in late 19th and early 20th century, motivated according to David Washbrook by the need to improve, to gather more wealth, to do more good. The imperial authorities carried out bureaucratic constitutional reform which forced more and more local political to turn their attention to local centers. तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कैम्ब्रिज हमेशा जो है लोकलाइज चीज़ों को स्टडी करने में इंटरेस्टेड रहा है. तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं. अब इसके बारे में कुछ शक की चीज़ें हैं. What the Oxford History of British Empire Volume 5 Historiography has identified as a Cambridge school questioning the nationalist pretensions of the Congress movement is marked above all its scepticism tone toward Indian nationalism. Behind the scepticism lay an assumption about the politics in general. Politics is about India's individual search for power, patronage and resources. So, disputing the assumption that a class, communities or caste supplied the basis of political organization, D.F. Washbrook claimed that in pursuit of power some men would do anything to obtain their goal. तो इस तरीके की चीज़ों के बारे में कैम्ब्रिज स्कूल का सेप्टिसिज्म काम करता था. और इसमें ये भी कहते हैं कि मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इसके बारे में जो क्रिटिसिज्म है वो इस हद तक जाती है कि ये अपनी चीज़ों में जो है वो बाकी एस्पेक्ट्स को कवर नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ पॉलिटिक्स और लोकल राइवलरीज पे इनका ज़्यादा फोकस रहता है. तो ये तो इनका काम था. Imperialism did not really control the vast diverse subcontinent and its subjects who were concerned for the most part with local issues did not really oppose it. तो इनका मानना था कि जो इम्पेरियलिज्म था उनका जो मतभेद था, मतभेद कभी भी लोकल इश्यूज के मामले से रहा ही नहीं. और चूँकि ये लोग पहले से ही बटे हुए थे तो फिर कहाँ से इनका कोई इशू होता है. अब इसका डिक्लाइन के बारे में बात करें तो जॉन गैलगर विरे हेम्सवर्थ, प्रोफेसर ऑफ इंपीरियल एंड नेवल हिस्ट्री इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, died in 1980. In his memory, the Cambridge group brought out collection of essays. Christopher Baker,
Gordon Johnson, Anil Hill, Power, Profit and Politics, Essay on Imperialism, Nationalism and Change in 20th Century Politics। तो इसमें ये कहते हैं कि ये जो आयशा जलाल के साथ अनिल सिल का जो काम रहता है, अल्टरनेटिव टू पार्टीशन मुस्लिम पॉलिटिक्स बिटवीन द वॉर्स, which stimulated rethink about partition and later led to the part of breaking book by Aisha Jalal, the sole spokesperson Jinnah, the Muslim League and the demand for Pakistan। तो इनके जो काम होते थे वो बेसिकली इकोनॉमिक फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स को ध्यान में न रखते हुए सिर्फ पॉलिटिकल फैक्टर्स और इलाइट की जो पॉलिटिक्स रहती थी उस इलाइट पॉलिटिक्स और इलाइट पॉलिटिकल राइवलरीज उसके ऊपर फोकस ज़्यादा था। तो अनेदर्स तो इसमें काम जो होता है सबाल्टर्न स्टडीज़ जो आती है वो क्लेम पब्लिक अटेंशन इन 19 इट वॉज क्रिटिकल ऑफ कैम्ब्रिज स्कूल बट इन सम रिस्पेक्ट देयर वॉज सिमिलरिटी। The subalternists too denied the importance of class division in politics and they gave primacy to power rather than class relation. From the angle of power, they set apart from elite and from subaltern, accused the national allies of collaboration with imperialism. They too went back to locality in their search for the roots of subaltern politics. There was an echo of Cambridge here. In all, the Cambridge school left a visible trail in Indian historiography. तो इस तरीके की हमें चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलती है। अब इसका अगर हम मूल्यांकन करें तो मूल्यांकन से हमें ये पता चलता है कि हिस्टोरियंस इन इंडिया मार्क्सिस्ट लिबरल एंड सबाल्टर्न शार्पली क्रिटिसाइज द कैम्ब्रिज। तो इस कैम्ब्रिज स्कूल सेप्टिकल दे एक्यूज द कैम्ब्रिज हिस्टोरियन एज they accused the Cambridge historian of Namarism, recalling the Oxford historian Lewis Namier too had reduced parliamentary politics in England to pure self and power play, pure self interest and power play। तो मतलब कुल मिला के ये है कि कैम्ब्रिज हिस्टोरियन जो थे वो पॉलिटिशियंस ज़्यादा थे, वो हिस्टोरियन प्रोफेशनल हिस्टोरियन कम थे। The various critical reviews in journal including the trenchant attack by Tapan Rai Chaudhary in the historical journal Indian Nationalism as Animal Politics, इस पे क्रिटिसाइज करते हुए द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश एम्पायर हिस्टोरियोग्राफी लेटर ऑन राय चौधरी considered that it would not be quite fair to dismiss the Cambridge School as a sophisticated restatement of the old colonial view which saw Indian nationalism as nothing but a masquerade concealing cynical quest for material gain। तो वो एक तरह से डिफेंड करते हैं कि जो कैम्ब्रिज स्कूल है उसको कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी से कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं या फिर उसकी जैसे नहीं है, और ये बिल्कुल अलग चीज़ थी और इसकी स्टडीज़ को हमें एक अलग चश्मे से देखने की ज़रूरत है। Looking back it as a possible to see the Cambridge School provided historian of India with two useful insight। क्या थी? Which they could not afford to ignore even if they were opposed to overall tone of interpretation. In first place, much of politics and war were still by nature of local ruler and their patron-client linkages cutting across caste community and were still in everyday truth। पहली ये। Secondly, in diverse subcontinent where life was lived with so many localities, tightening administrative constitutional structure of Raj undoubtedly created political space for central and national concern। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि कैम्ब्रिज स्कूल के जो योगदान थे हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये हमारा कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी को हमने ख़त्म कर दिया है। अब हम करेंगे हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।